ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमने यूजर ऑथेंटिकेशन पे काम करना है और ऑथराइजेशन पे काम करना है। सो हम पहले जो यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए चीज़ें चाहिए, मॉडल चाहिए, राउट्स चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, वो लिख लेते हैं क्विकली और फिर मैं समझाऊंगा आपको कि क्या ऑथ और पहले ऑथ करेंगे ऑब्वियसली, फिर ऑथराइजेशन होगी, यानी ऑथेंटिकेशन होगी, फिर ऑथराइजेशन होगी, तो फर्क खुद ही पता लग जाएगा आपको। लेट्स सी द बेसिक प्रीरेक्विजिट्स फॉर द हमने इससे पहले टू डू स्कीमा बनाया था जिसमें सारा का सारा टू डू हो रहा था। मैं इसको कंट्रोल ए से कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसी कंट्रोलर इसी मॉडल के अंदर एक और स्कीमा बनाता हूँ जिसको हम क्या कहते हैं, ऑथ स्कीमा, या क्योंकि यूजर्स इसमें सारे स्टोर होंगे तो मैं इसे क्या कहता हूँ, यूजर स्कीमा डॉट जेएस। और इसमें मैं ये काम करूँगा, वही कॉपी पेस्ट किया और इसको मैं जल्दी से, इसमें किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगा कि कुछ नया है तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट क्विकली। पहले मैं कहूँगा जी कि फुल नेम दैट इज गोइंग टू बी टाइप स्ट्रिंग। कोशिश करेंगे जो नेमिंग कन्वेंशन है वो कैमल केस रखें, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग है रिक्वायर्ड, प्लीज ये प्लीज प्रोवाइड दी फुल नेम एंड देन इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हम खत्म कर देते हैं। और यूनिक नहीं है क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। देन हमें चाहिए जी यूजर नेम। User name should be unique. User name should be at least 4 characters and user name should be maximum 10 characters, ठीक है। So please provide the body के बजाय please provide the username. Please provide at least 4 characters और username body में maximum username के characters हो सकते हैं जी 10 and then unique true, username true होता है, unique होता है, ठीक है। फिर हम कहेंगे जी कि इसको कह रहे हैं जी कि email and that is going to be once again that's going to be this and that's going to be this type string है। और यहाँ पे जाएं, ईमेल भी यूनिक होती है ट्रू, और ईमेल वैलिड है या नहीं है। तो ईमेल वैलिडिटी के लिए आप एक प्रॉपर तरीका है जिसमें ईमेल वैलिडिटी चेक करते हैं, यानी ईमेल का आपको पता है खास फॉर्मेट होता है, बीच में @ होना चाहिए, स्टार्ट में कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, फिर एंड पे कुछ डॉट के साथ भी कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो हमारे पास ये तरीका है। रेजेक्स का पता है आपको क्या होता है? रेजेक्स कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस को, और रेगुलर एक्सप्रेशंस एक लैंग्वेज है बेसिकली, जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है किसी भी पैटर्न की मैचिंग के लिए। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे ये देखा होगा कि मिसाल के तौर पे किसी पाकिस्तानी वेबसाइट पे अगर CNIC रिक्वायर्ड है तो पाकिस्तानी CNIC का एक खास फॉर्मेट है, 5 डिजिट्स, फिर डैश डैश हाइफन, फिर 8 डिजिट्स, फिर डैश हाइफन और फिर 1 डिजिट। तो जब हम इस तरह की इंफॉर्मेशन यूजर से ले रहे होते हैं ना, तो हम एप्लीकेशन इन्फोर्स करती है समटाइम यूजर को कि आप वैलिड फॉर्मेट एंटर करें। अब यूजर तो लेमैन होता है, वो तो कुछ भी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकता है, तो हम इन्फोर्स करते हैं कुछ रूल्स स्पेसिफाई करके कि आपका जो इनपुट है वो सिर्फ तभी एक्सेप्टेबल होगा जब इस हमारे डिफाइन किए हुए खास पैटर्न को मैच करेगा, अदरवाइज इनपुट एक्सेप्टेबल और होना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली। फिर इसी तरह पाकिस्तानी हर मुल्क का फ़ोन नंबर का फॉर्मेट अपना है। पाकिस्तान के फ़ोन नंबर का फॉर्मेट क्या है? अगर इंटरनेशनल कोड शामिल करें तो +92 पहले आएगा, फिर हाइफन या स्पेस आएगा, फिर बगैर ज़ीरो के 3 डिजिट कोड आएगा, 322 या 300 और समथिंग लाइक दैट, फिर स्पेस के साथ 7 डिजिट्स आएंगे। तो अगर हम यूज़र को इन्फोर्स करना चाहते हैं कि आप इसी खास फॉर्मेट में ही नंबर एंटर करेंगे, तो फिर वो पैटर्न कैसे मैच करेंगे हम? इसी तरह ईमेल है, इसी तरह सोशल सिक्योरिटी कोड है फॉरेन में, इसी तरह किसी यूनिवर्सिटी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज के नंबर होते हैं लाइक 10 @ 448, तो 10 ईयर को रिप्रेजेंट करता है, डैश एडेड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, डैश 448। बाय द वे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था 2010 में, तो मुझे इसलिए याद है। सो 10 @ 448, तो पहला 10
ईयर को कि किस ईयर में मैं एनरोल्ड हूँ, दूसरा एरिड यूनिवर्सिटी को, और तीसरा पार्ट 448 रजिस्ट्रेशन नंबर को। तो ये खास पैटर्न है कि अगर हम किसी भी एप्लीकेशन में यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम ये बाउंड करेंगे कि पहले हमेशा क्या होना चाहिए, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो ईयर को रिप्रेजेंट करे, फिर डैश होना चाहिए, फिर एनी स्ट्रिंग नेम होना चाहिए, फिर डैश होना चाहिए, और फिर एनी फोर। तो ये खास पैटर्न। तो रेजेक्स बेसिकली लैंग्वेज है जो इस तरह की पैटर्न मैचिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक। और ये जो चीज इस्तेमाल हो रही है ना, एनीथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक। और आपको रेजेक्स लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, ना आप सीख सकते हैं, ना हमारी ये डोमेन है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप कर सकते हैं जी रेजेक्स पैटर्न फॉर CNIC नंबर। तो ये आपको नेट से, गूगल से बिल्ट इन मिल जाएगा कि ये देख लें, ये क्या बता रहा है जी कि अगर आप ये पैटर्न यूज करेंगे तो ये किस फॉर्मेट को मैच करेगा, या इसको या इसको। एनीथिंग लेस देन दिस वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी 2 ही फॉर्मेट में CNIC एक्सेप्टेबल है। तो ये है बेसिकली क्या, रेजेक्स पैटर्न। अच्छा, रेजेक्स पैटर्न चूंकि लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे ना, तो ये इस तरह की, ये ब्रैकेट का खास मतलब है, और इसके अंदर 0 से 9 का मतलब है कि 0 से 9 के दरमियान कोई भी डिजिट आ सकता है, और ये मैक्सिमम डिजिट कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। फिर बीच में क्या आएगा, हाइफन आएगा। उसके बाद 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, प्लस का कुछ और मतलब है मुझे नहीं पता। मैक्सिमम डिजिट कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। फिर डैश आएगा, और 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, सिर्फ एक आएगा। डॉलर साइन एंडिंग को और ये कैरेट साइन स्टार्टिंग को शो करता है, एंड दैट्स मेक्स अ होल रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन को किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में, PHP में, पाइथन में, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसका पर्पस क्या है, स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, ठीक। सो नाउ, जब मैंने क्वेरी की कि जी ईमेल की वैलिडिटी को चेक करना है, तो जो सबसे बेस्ट रेटेड सॉल्यूशन है स्टैक ओवरफ्लो पे, उन्होंने कहा जी कि एक फंक्शन बना लें और उस फंक्शन में अपना ईमेल क्या करें, एज एन इनपुट दें, और वो फंक्शन क्या करेगा, ये जो पैटर्न है रेजेक्स का, इसके साथ आने वाले इनपुट स्ट्रिंग को मैच करेगा। देख लें, री, जिसमें ये पूरा रेजेक्स स्टोर है, डॉट टेस्ट, और ईमेल, यानी आने वाली ईमेल को टेस्ट करो किसके साथ, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। आर ई का मतलब आर रेगुलर है। अगर ये ओके हो तो रिटर्न ट्रू होगा, और अगर नहीं तो फॉल्स होगा। यानी ये जो चीज है ना, आर ई डॉट टेस्ट, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। अगर आने वाली ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच कर गई, ट्रू रिटर्न करेगा, ना मैच की तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसने कहा जी ये कस्टम फंक्शन बना लें, और फिर अपने स्कीमा में जहां आप ईमेल लिखते हैं, वहां वैलिडेट नाम की एक की मोंगूज में बिल्ट इन है। उस वैलिडेट में आप अपना कस्टम वैलिडेटर फंक्शन दे दें, ठीक। या ये काम कर लें कस्टम वैलिडेशन से, या ये काम कर लें कि आप डायरेक्ट यही चीज रेजेक्स पैटर्न को मैच में रख दें। क्लियर, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो मैं ये सेकंड वाला उठा रहा हूं। अच्छा, साथ में यू कुड ऑल्सो यूज द मैच और द वैलिडेट, यानी या वैलिडेट यूज करेंगे या मैच यूज करेंगे, दोनों कर सकते हैं। अगर वैलिडेट यूज करेंगे तो आपको कस्टम फंक्शन देना पड़ेगा, और साथ ये कस्टम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। और अगर फॉल्स होगा तो ये मैसेज देगा, और अगर ट्रू होगा तो कुछ नहीं देगा। या ये यूज करें मैच, तो ये खुद ही एडजस्ट करेगा। अगर ये पैटर्न मैच हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ये एरर देगा। मेकिंग सेंस। कल कल यही चीज एग्जैक्ट ये रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है फोन नंबर के लिए। तो आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ। तो पहले मैंने ये किया मैच, और फिर एंड पे शुड बी अ कॉमा, ठीक। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे नीचे है आपका, अच्छा इसमें ना एक और बड़ा जबरदस्त पैटर्न है। अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा होगा, वो चाह रहे होते हैं जी कि यूजर नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो, कोई डॉट ना हो, कोई एटलीस्ट एक कैपिटल हो, या पासवर्ड में इस तरह की पैटर्न मैचिंग हो, वो भी रिजेक्ट करता है बेसिकली। ये सारी चेकिंग क्या करता है, रिजेक्ट ही करता है। तो नाउ, अब अगर आप यहाँ फोन नंबर चेक कराना है तो फोन नंबर का कॉलम लिखें, और इसी के मैच में जाके यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें रिजेक्ट्स फॉर पाकिस्तानी फोन नंबर।
ठीक है, तो आपको पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर शौक है आपको तो रेजेक्स सीख लें फिर, ठीक, फिर आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रेजेक्स पैटर्न खुद कैसे बनता है। उसका फायदा ये होगा कि फिर आप अपनी मर्जी का पैटर्न बना लेंगे, उसको मैच करवा लेंगे यूजिंग दैट लैंग्वेज। ठीक है, सो एनीवेज, सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेजेक्स फॉर नाउ बट वी आर यूजिंग इट, तो आपको पैटर्न कोई भी नेट से ऑलमोस्ट हर किस्म का पैटर्न मिल जाता है, तो आप उसको लेके वो कर लें। जैसे मैंने फोन नंबर का पैटर्न, CNIC का पैटर्न और ईमेल का पैटर्न आपको बता दिया, और दो तरीके बता दिए, कस्टम फंक्शन लिख लें, उस कस्टम फंक्शन में भी यही कुछ हो रहा है, या फिर मैच खुद देता है mongoose। एनीवेज, दिस इज गुड इनफ। अब रह गया जी हमारा पासवर्ड। पासवर्ड इज गोइंग टू बी टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ भी कॉमा आना है, और इसका फिर इसका भी मैच ले लेते हैं। ठीक है, regex for strong password। अब ये पूरा regex यूज करेंगे तो ये किस किस को मैच करेगा जरा देख लें। पहला पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक, यानी ये वाला पार्ट, ये किसको मैच करेगा? स्टार्ट एंकर। ये स्टार्ट एंकर का मतलब ये जो कैरेट सिंबल है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ये क्या शो करता है कि यहाँ से आपका रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। डॉलर साइन क्या शो करता है? यहाँ आपका रेगुलर एक्सप्रेशन एंड हो रहा है। ये देख लें, स्टार्ट कैरेट सिंबल से हो रहा है और एंड डॉलर साइन से हो रहा है। बीच में देखें, ये पहला पार्ट क्या शो करता है? इंश्योर स्ट्रिंग हैज 2 अपर केस लेटर्स, यानी दिस विल इंश्योर। फिर दूसरा पार्ट क्या शो करता है? इंश्योर स्ट्रिंग हैज 1 स्पेशल केस लेटर। ये क्या करता है? इंश्योर दैट इज हैड 2 डिजिट्स। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए ये है, ठीक। लेकिन अब हम चूंकि बार बार यूजर क्रिएट करेंगे तो कौन घंटा उनको मैचिंग में लगाता रहेगा। यू कैन यूज दैट, आई एम नॉट राइट नाउ यूजिंग इट बहरहाल। सो दिस इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये रिक्वायर्ड ऊपर वाले के लिए भी होना चाहिए, ईमेल रिक्वायर्ड है और यूनिक भी ट्रू है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ रिक्वायर्ड ईमेल, और यहाँ भी कर लेता हूँ जी रिक्वायर्ड। मैं यूजर के लिए इतना ही काम रख देता हूँ, फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। हाँ, और फिर हम इमेज भी अपलोडिंग करना सीख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? अवतार। और नॉर्मली प्रोफेशनली हम इमेज को डेटाबेस में कभी सेव नहीं करते, बिकॉज हमारा डेटाबेस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो हम इमेज को सेव करते हैं अपने सर्वर के किसी फोल्डर में, और इमेज का पाथ जो है वो सेव करते हैं डेटाबेस में, ताकि जब भी हम इमेज कहीं डिस्प्ले करेंगे तो पाथ हम डेटाबेस से उठाएंगे, इमेज हम फोल्डर से उठाएंगे और यूजर को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अवतार के लिए क्या रख रहा हूँ? टाइप इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग, क्योंकि पाथ जो है वो स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रखते क्योंकि ये ऑप्शनल है। इमेज बाद लोग अपलोड करते हैं, बाद लोग नहीं भी अपलोड करते। फॉर नाउ इट्स ओके। फिर ये रिक्वायर्ड स्टेटस, स्टेटस हम इसलिए रख रहे हैं कि यूजर के ना मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। यूजर एडमिन भी हो सकता है, यूजर नॉर्मल यूजर भी हो सकता है, यूजर मॉडरेटर भी हो सकता है, यूजर एडिटर भी हो सकता है, यानी मुख्तलिफ लेवल्स की एक्सेस देने के लिए। ठीक, तो उस दिन एक चीज थी, एक कॉलम था, इनम आया था, तो आप में से शायद किसी ने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था कि ये इनम क्या है। तो उस वक्त मैंने यही कहा था कि जब इसका टाइम आएगा तो तब बता दूंगा कि इनम क्या है। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन में ना यूजर के रोल्स हैं, सबसे ज्यादा एक्सेस एडमिन के पास है, उससे कम एक्सेस स्टूडेंट के पास है, टीचर के पास है, और उससे कम एक्सेस स्टूडेंट के पास है, और सबसे कम एक्सेस जो स्टूडेंट नहीं है लेकिन हमारी वेबसाइट पे आके उसने अपना अकाउंट बना लिया। सपोज करेंगे हम अपनी वेबसाइट के लिए रोल बेस्ड वाले, तो ये हम स्टूडेंट के मुख्तलिफ रोल्स की बेस पे स्टेटस की जगह ना इसको रोल दे दें। इसका रोल क्या है? तो अब ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग होनी है। अब हमें रोल्स का पहले से पता है कि ये 4 पॉसिबल रोल्स हैं, इनसे हट के कोई रोल नहीं हो सकता। या एडमिन होगा, या टीचर होगा, या स्टूडेंट होगा, या नॉर्मल यूजर होगा। तो ये कितने 4 हो गए ना। तो अगर आपके पास सेट ऑफ प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं और उन्हीं वैल्यूज में से आप कोई डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हैं, एनीथिंग अदर देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, उसको आप कह लें इनम बना लें, इनोवेशन कहते हैं पूरा इसको। उसका आप क्या बना लें?
कैसे बनाते हैं आप यहाँ देख लें, ई नम, और इसमें आप पूरी अरे दे दें और उस अरे में आप वैल्यूज दे दें, एडमिन, टीचर, स्टूडेंट, यूजर। ठीक। अब जब आप वेबसाइट पब्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट तो हर एक के पास एक्सेसिबल होगी, तो हर बंदा आप अपना अकाउंट बना लेगा। तो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जब कोई बंदा अपना अकाउंट बनाता है पब्लिकली, तो कोई ना कोई एक रोल डिफॉल्ट उसे ऑटोमेटिक असाइन हो जाना चाहिए। यानी हम यूजर को फ्रंट एंड पे ड्रॉप डाउन तो नहीं दे सकते ना कि अपना लेवल खुद सेलेक्ट करो, वो अपने आप को एडमिन बना ले हर बंदा। ठीक है, तो हम कहते हैं जी कि जब भी पब्लिकली कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होगा तो एक लेवल उसको डिफॉल्ट दे दो। तो सबसे कम लेवल किसका है? यूजर का। तो हम यहाँ पे मोंगूज में ये फैसिलिटी भी है कि आप एक वैल्यू क्या दे दें, डिफॉल्ट। अब इनम का मतलब ये है कि रोल का जो कॉलम है या फील्ड है वो सिर्फ इन 4 पॉसिबल वैल्यूज में से कोई एक एक्सेप्ट करेगी, इसके अलावा कुछ एक्सेप्ट। और अगर यूजर कुछ भी नहीं देता फ्रंट एंड से तो डिफॉल्ट क्या कर दो। क्लियर हो गई ये बात? तो डिफॉल्ट की जरूरत ऊपर कहीं पेश नहीं आई थी तो इसलिए बढ़ाया भी नहीं था। इनम की जरूरत ऊपर कहीं पेश नहीं आई। अब ये कोई बता सकता है कि ईमेल पहले प्री डिफाइंड में, ये बता सकता है फादर नेम इतने हैं, 10 उन्हीं में से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, सो दैट्स नॉट द पॉसिबल। तो ये बेसिकली दो चीजें, तीन चीजें नहीं है आपकी, एक मैच और रिजेक्ट पैटर्न, दूसरा इनम, तीसरा डिफॉल्ट। यूं जो जो चीजें आती रहेंगी हम ग्रेजुअली उनको एडप्ट करते रहेंगे। सो नाउ ये हमारा बन गया जी स्कीमा, और इसका नाम टू डू नहीं होना चाहिए बल्कि इसका नाम क्या होना चाहिए, यूजर स्कीमा। और इस स्कीमा को यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ जो भी नाम देंगे वो कलेक्शन में जाके प्लूरल बन जाएगा, यूजर्स बन जाएगा। और इसको भी आके मॉडल को नाम क्या दे दें, यूजर बन दे दें। सो एनीथिंग अदर देन दिस, नो, दैट्स एवरीथिंग फॉर नाउ। अब आप इसको करें बंद, कंट्रोलर पे आ जाए। मैं इस कंट्रोलर पे सबको करता हूँ कोलैप्स और यहाँ से सबको करता हूँ कॉपी और एक और कंट्रोलर बना लें। दिस टाइम दैट कंट्रोलर वुड बी यूजर कंट्रोलर। अगेन मैं सिर्फ वही चीज एक्सप्लेन करूंगा जो आपके लिए नई होगी, जैसे अभी की है। पुरानी कोई भी चीज दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको कोई मसला है तो मुझे रोक लीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है जी, टू डू के बजाय यहाँ यूजर स्कीमा है और यहाँ यूजर है। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे एंड पॉइंट्स को बारी बारी आप देख लें, गेट ऑल टू डूज के बजाय। अच्छा, चूंकि दो काम है, एक काम तो ये है कि हमारा ये कंट्रोलर तमाम CRUD ऑपरेशंस यूजर के लिए परफॉर्म करे। तो यूजर को ऐड डिलीट अपडेट कौन कर सकता है? सिर्फ एडमिन। कौन कर सकता है? सिर्फ एडमिन। इसका मतलब हमें ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, हमें एक और स्कीमा चाहिए, सॉरी एक और कंट्रोलर चाहिए जिसका काम सिर्फ क्या है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। हम इसमें भी कर सकते हैं लेकिन मैं उसके लिए डिफरेंट करता हूं। तो मैं इसको फिलहाल रहने देता हूं यहीं पे एज इट इज, इस पे वापस आऊंगा। ये कब चाहिए होगा? जब मुझे यूजर को ऐड करना होगा, डिलीट करना होगा, अपडेट करना होगा, गेट सिंगल यूजर करना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑथ के लिए मुझे यहाँ एक और कंट्रोलर बनाना है और उसमें क्या कहूंगा, AUTH, ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस। इसमें सिर्फ दो चीजें रखूंगा, साइन अप और लॉग इन। ठीक, ऑथ का मतलब यही है, क्योंकि हम चीजों को मिक्स नहीं करना चाहते, हम हर चीज को सेपरेटली रखना चाहते हैं। तो यूजर कंट्रोलर का मतलब वहां यूजर के सारे एंड पॉइंट्स जो चाहिए होंगे, किसके लिए, एडमिन एक्सेस के लिए। और ऑथ का मतलब इसमें, ऑथ नाम से जाहिर है कि इसमें सिर्फ क्या होगी, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो मैं अगेन वही चीज यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ऑथ होगी वो किसके ऊपर होगी, यूजर के ऊपर ही होगी ना। चाहे वो एडमिन है वो भी ऑथ से गुजर के आएगा, चाहे वो यूजर है वो भी ऑथ से गुजर के आएगा, चाहे वो टीचर है वो भी ऑथ से गुजर के आएगा, कुछ भी है। तो इसके लिए मुझे यहाँ वही यूजर चाहिए और यहाँ भी क्या चाहिए, यूजर चाहिए। और यहाँ पे
मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए। एक मुझे चाहिए सिर्फ क्या चाहिए, क्रिएट यूजर कह लें, रजिस्टर यूजर कह लें, साइन अप कह लें, ठीक। सो क्रिएट यूजर का एक बन गया। इसी तरह यूजर नेम और पासवर्ड या ईमेल और पासवर्ड वो भेजेगा तो हम इसी तरह बॉडी में एक्सेप्ट करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे जी, बॉडी चूंकि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, ऐसे ही है ना, हम उसमें से क्या निकाल लेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड। फिर हम सपोज करते हैं कि हम यूजर नेम और पासवर्ड की बेस पे ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, आप ईमेल पासवर्ड की बेस पे लगा सकते हैं। तो जो भी यूजर नेम और पासवर्ड फ्रंट एंड से आएगा वो हमें यूजर नेम और पासवर्ड में डिस्ट्रक्चर होकर मिल जाएगा। और अब हम करेंगे यहाँ क्या, यूजर डॉट क्रिएट, ठीक। और बल्कि फिलहाल ये काम हमें लॉगिन में चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड निकालेंगे फिर उसको वेरीफाई करेंगे। इन केस ऑफ साइन अप या क्रिएट न्यू यूजर, जो कुछ भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आता है उसको किधर भेज दो, डेटाबेस में भेज दो। सो यूजर, वहां टू डू की जगह क्या आ गया, यूजर आ गया, और क्रिएट यूजर एज इट इज, ठीक है। द यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड। अगर एरर आएगा तो अगेन यहां से कहां जाएगा, नेक्स्ट, और बाकी काम नेक्स्ट में हुआ पड़ा है। क्लियर हो गई जी बात। अब आप मेक श्योर करेंगे जो आपने स्कीमा में फील्ड्स दिए ना यूजर क्रिएट करते वक्त वही फील्ड्स हो, समझ आई बात। तो कंट्रोलर बन गया जी हमारा एक। दूसरा कंट्रोलर हमें किसके लिए चाहिए, लॉगिन के लिए। और लॉगिन यूजर में ये करेंगे कि लॉगिन के वक्त वो क्या क्या दे हमें, यूजर नेम, पासवर्ड, रिक्वेस्ट बॉडी में आएगा। और ये काम जो है ना, ये काम यहाँ पे थोड़ी सी कस्टमाइजेशन हमें करनी पड़ेगी, ये हम करते हैं, ठीक। तो 2 एंड पॉइंट्स चाहिए हमें, एक लॉगिन के लिए और एक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम जाएंगे अपने राउट में, और जैसे टू डू राउट था वैसे ही हम क्या बनाएंगे, ऑथ राउट्स डॉट जेएस। जैसे टू डू राउट था इसको कॉपी करें, वैसे ही ऑथ राउट है इसको पेस्ट करें। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे क्या करें, इंपोर्ट, अभी जो फंक्शन लिखे हैं 2, कौन कौन से, क्रिएट यूजर लिखा ना, ओके ग्रेट। कॉपी कर लेते हैं जस्ट फॉर द ईज, रजिस्टर यूजर। और दूसरा क्या किया हमने, लॉगिन यूजर, एंड ऑल दिस इज कमिंग फ्रॉम yes controller, auth controller dot yes auth यूजर का पर्पस डिफरेंट बता दिया ना मैंने आपको। सो यहाँ पे जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट आए स्लैश auth स्लैश रजिस्टर, पोस्ट रिक्वेस्ट क्योंकि फॉर्म का डाटा लेके आए, क्लियर। ये होगा जी आपका auth, और ये होगा जी आपका स्लैश auth auth स्लैश लॉगिन। अगेन ये भी यूजर नेम और पासवर्ड लेके आएगा, वो पूरी बॉडी लेके आएगा जितना कुछ इन्फॉर्मेशन रजिस्टर का यूजर देगा। और ये क्या लेके आएगा, नहीं जी ये भी हो गया। इसको अब माउंट करना है कहाँ पे, सर्वर पे, यानी रूट इंडेक्स पे।
तो जैसे आपने टू डू राउट्स किया था वैसे आप क्या कह लें, AUTH ऑथ राउट्स, AUTH ऑथ राउट्स, और जैसे आपने ये किया था वैसे आप ये भी कर लें। मेकिंग सेंस? फ्लो बिल्कुल सेम है, इसलिए पहले पे ज्यादा टाइम लगाया हमने, बाकियों पे टाइम नहीं लगना इंशाल्लाह। हाँ, कुछ चीजें डिफरेंट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बार बार कह रहा हूँ, जो चीजें सेम है उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। राउट माउंटिंग भी अब हमें क्या चाहिए, स्लैश, यानी इसको एक्सेस करने के लिए स्लैश v1 स्लैश auth स्लैश रजिस्टर स्लैश v1 स्लैश auth स्लैश लॉगिन। सो इसको भी कर दे बंद, ये भी हो गया कंप्लीट एंड फिनिश। auth में ये भी हो गया, और टू डू तो काम ही नहीं कर रहे अभी, तो फिलहाल हम इसको टेस्ट करते हैं, रजिस्टर यूजर। तो रजिस्टर यूजर को हमें, अच्छा अब जरा पोस्टमैन को भी देख लें, हमें ये एंड पॉइंट बार बार चाहिए हो सकता है ना, तो बार बार ये एड्रेस चेंज करके लिखने के हम इसे सेव कर लेते हैं। मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे सेव करने से पहले एक कलेक्शन बना लें, ठीक, इस कलेक्शन को नाम दे दें दिस इज अबाउट टू डू H 11, ठीक है जी, और इसको अब कर दें बंद। इस कलेक्शन के अंदर ये रिक्वेस्ट है, सेव कर लें। ये मेरी रिक्वेस्ट किसके लिए है, ये मेरी कलेक्शन है, इसके अंदर इस रिक्वेस्ट को नाम दे दें ऐड टू डू, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, दें तो ठीक, नहीं तो नहीं, और दैट्स इट। इसको यूं कर दें तो ये आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। इवन आप इसको डिलीट भी अगर कर दें, वापस ओपन करें, तो ये सारा कुछ सेटअप होता है, क्योंकि मैं बार बार वो बॉडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा कुछ, तो ये सेव होगी। इसको भी सेव कर दें। ये किस लिए है, गेट टू डू बाई ID, ऐसे ही है ना, इसको नाम दे दें जी गेट टू डू बाई ID। ये भी इसी बैच, तो ये पोस्ट मैंने इस तरह मैनेज करता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ऑथ को बंद कर दें, इसको ये कर दें, इसको पोस्ट कर दें, इसको AUTH ऑथ कर दें, और इसको रजिस्टर कर दें। पोस्ट है, बॉडी में क्या, इसको सेव भी कर ले साथ। समझ आ रही है ना, कि आपको बार बार ये एंड पॉइंट्स लिखना ना पड़े, एक ही दफा सेव हो गए, ये पूरी मैनेज होती है, हो जाती है इसमें। ये भी इसी फोल्डर में रखें, या आप इसके अंदर फर्दर फोल्डर्स भी बना सकते हैं, दैट वाज इवन बेटर, बार अभी के लिए ठीक है। तो रजिस्टर के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ चाहिए, जेसन चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, फुल नेम चाहिए, दिस, कोशिश करें कि नामों की ना सिमेट्री रखें, ठीक है। तो मैं इसको भी यूजर नेम कर देता हूँ, कैमल केस, ईमेल, पासवर्ड, अवतार, बाकी सारे हैं ही एक एक लेटर में, तो दैट्स ओके। यूजर नेम जो यहाँ पे रखा है यहाँ पे भी वही रखें, और इसको कह लें जी यासिर 123। इसी तरह जो ईमेल है दैट्स गोना बी yasir@gmail.com। इसी तरह password is going to be 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and then avatar is going to be some URL, फिलहाल ये लिखें। और ये लास्ट वाला मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो नहीं प्रोवाइड करूंगा तो क्या करेगा, डिफॉल्ट करेगा। इसमें एक और चीज भी है, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना, ये आपके स्कीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम किसको पास करें, स्कीमा में। अगर हम इसमें दूसरा पैरामीटर पास कर दें,
वो भी एक ऑब्जेक्ट हो और उसको हम लिख दें टाइम स्टैम्प्स, इसको हम कर दें ट्रू। हमें ये रिकॉर्ड भी तो रखना है कि यूजर क्रिएट कब हुआ और यूजर अपडेट कब हुआ। ठीक है, यूजर ने कब रजिस्टर किया और कब। तो ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना जिसमें मैंने टाइम स्टैम्प ट्रू कर दी है, टाइम स्टैम्प पता ना आपको क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में आप करंट, डे, ईयर, मंथ, उस सारे को मिली सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है? तो नहीं पता, बदनाम कर रहे हो मुझे। तो अब ये क्या करेगा, अगर आप सिर्फ टाइम स्टैम्प्स ट्रू कर देना तो जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा ना, उस नए डॉक्यूमेंट में ये दो फील्ड्स खुद बना लेगा एक्स्ट्रा, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, और उनमें टाइम स्टैम्प डाल देगा करंट, जिस टाइम पे यूजर क्रिएट होगा या जिस टाइम पे यूजर अपडेट होगा। ठीक है, ये एक एडिशन है स्कीमा में, ये आप उधर भी यूज कर सकते हैं दूसरे टू डू वाले स्कीमा में, तो पता लग जाएगा कोई स्कीमा कब क्रिएट हुआ। ठीक है, जैसे अक्सर फेसबुक पे नहीं होता कि पोस्टेड इतने टाइम अगो, तो बेसिकली जब नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो जिस टाइम पे क्रिएट होता है वो टाइम आप तो नहीं दे रहे होते, सिस्टम खुद ही पिक कर लेता है, ये वो काम। ठीक है, सो नाउ अब मैं यहाँ पे आखिरी चीज नहीं दे रहा विच इज रोल, तो ये क्या कर लेगा रोल, यूजर उठा लेगा। इफ एवरीथिंग गोज वेल, लेट्स सी इफ सर्वर इज नॉट ब्रेकिंग, and if everything is well, we should see our first user registered in MongoDB Compass. Cast to boolean failed of the value user string path this because of the cast error. ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई MongoDB का error, failed for value user, रोल पे कोई मसला है। ठीक है, ओके, रोल पे ये मसला है, हमने यहाँ क्या दिया हुआ और वहां से हम क्या भेज रहे हैं, स्ट्रिंग, तो string. Now if we come back and if everything goes well, user has been created, और अगर MongoDB कंपास पे जाएं तो अब टाइम स्टैम्प्स पे गौर करना है जो हमने दी, और डिफॉल्ट वैल्यू पे भी गौर करना है, बाकी तो ऐड हो ही गई होंगी। कनेक्ट्स टू डू यूजर्स, बन गई कलेक्शन, फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, अवतार, रूल, डिफॉल्ट कौन सा आया, और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये डिफॉल्ट उसने ऐड कर दिया टाइम। ठीक, ये जो बीच में आपको लग रहा है ना टी क्या है और जी क्या है और ये +00 क्या है, ये इंटरनेशनल टाइम जोन की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि टाइम जोन हम जिधर हैं इधर डिफरेंट टाइम जोन है। आपको पता है ना हर कॉन्टिनेंट का टाइम जोन मेरे ख्याल में डिफरेंट है, तो वो जीएमटी टाइमिंग की भी एक पूरी लॉजिक है, पूरा लेक्चर हो सकता है उसके ऊपर डेट टाइम पे भी बहरहाल, फॉर नाउ इट्स ओके। सो एक मसला है इसमें, बाकी सारा कुछ ठीक है। आप अपने पासवर्ड को कभी भी प्लेन फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर नहीं करते, हमेशा पासवर्ड को, क्योंकि पासवर्ड इज अ सेंसिटिव थिंग, नेवर एवर स्टोर प्लेन पासवर्ड डायरेक्टली इनटू द डीबी। जी, लीक हो जाए तो फिर आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रखा हुआ है, ठीक है, जो सारा डेटाबेस मैनेज कर रहा है, कोई बंदा आया बाहर, उसने उसको कहा जी 3 करोड़ रुपए दूंगा आपके डेटाबेस के सारे पासवर्ड मुझे दे दो, हाँ दे देगा ना। अब अगर ये इनक्रिप्टेड हो तो ये दे भी दे दो, पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। तो हम ऐसा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम यूज करेंगे जो मार्केट स्टैंडर्ड है, जो पासवर्ड हाथ से लग भी जाए तो वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। बेटा जितने चालाक हम है ना, इससे 3 गुना चालाक होते हैं हैकर्स ठीक है, तो खैर बहरहाल बहुत सारी और रीजन है, ये शॉर्ट सी रीजन है जो आपके सवाल का जवाब है, बाकी पूरी फिलोसफी इस पे, दिस इज नॉट द सिक्योर वे ऑफ स्टोरिंग द password in the database. Never ever store the plain password into the database. कल हम पासवर्ड इंक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर इसी को आगे लेके चलेंगे।
एपीआई है, सिर्फ गूगल का नहीं करता। साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद लिंक्डइन, साइन अप विद ट्विटर, साइन अप विद गिटहब, साइन अप विद फलां, साइन अप विद माइक्रोसॉफ्ट। सारी नहीं, जितनी यूजर रिक्वायर, जितनी गूगल अलाउ करता है, जितनी गूगल एक्सपोज करता है। गूगल भी सारा कुछ एक्सपोज नहीं करेगा, ठीक? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये भूल है आपकी। गूगल के थ्रू अगर लॉगिन होते हैं तो कभी भी वो पासवर्ड आपके डेटाबेस में नहीं जाके स्टोर होगा, और गूगल कभी भी पासवर्ड नहीं देगा। पता है क्या, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, ये रिकॉर्डिंग चले, किसी का और का भी भला हो जाएगा। इसका मतलब आसान बात में यूं समझे कि मैंने गूगल को कहा कि यार नए आने वाले बंदे को मैं नहीं पहचानता, तुम मुझे बताओ कि ये बंदा ठीक है या नहीं है। तो गूगल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गूगल की एक सर्विस मेरा सारा कुछ चेक करके बताएगी और कहेगी हाँ ठीक है। और अगर गूगल के अकाउंट के जरिए हम साइन अप हुए हैं तो उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पासवर्ड हमारे पास स्टोर नहीं होगा, बाकी क्रेडेंशियल्स पब्लिक हमारे पास स्टोर होंगे। फिर जब भी हम दोबारा आएंगे ना, तो दोबारा अगर आपने साइन अप विद गूगल किया तो दोबारा साइन इन विद गूगल करेंगे, तो फिर रिक्वेस्ट गूगल के पास जाएगी कि यार ये बंदा पहले रजिस्टर हुआ था, तुम्हारे पास आया था पहले। ये एक पूरा फ्लो है, ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको समझना है हमें। तो चेक करेंगे ना, वो कल जो आपने पूछा था ना। नहीं, ईमेल पब्लिक है ना, ईमेल अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हैं ना। तो फिर गूगल कभी लॉगिन ही नहीं करने देगा, गूगल के फिर साइन अप विद गूगल ही नहीं कर सकेंगे। फिर जब साइन अप गूगल करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होती है, तो गूगल कहेगा पहले अपना अकाउंट तो क्रिएट करो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ कौन हो तुम। सिमिलरली अगर आप साइन अप विद गिटहब लिखा हो, आप उस पर क्लिक करेंगे तो गिटहब की विंडो खुल जाएगी, अगर आपके गिटहब पे अकाउंट है तो। वरना गिटहब कहेगा पहले मेरे पे तो अकाउंट क्रिएट करो भाई, मुझसे तुम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांग रहे हो, तुम्हारा मेरे पास ही अकाउंट नहीं है। ठीक है, ये आथ के फ्लो बड़ी कॉम्प्लेक्स डिबेट है ये, और बड़ी लंबी डिबेट है कि आथ। खैर, जिक्र करते रहेंगे हम साथ साथ। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू।